आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद जिस संघर्ष का प्रारंभ हुआ और 15 अगस्त 1947 को जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ भारतीय आज़ादी के रूप में, आज हम उसका एक ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि भारत को आज़ादी किन वजहों से, किन व्यक्तित्वों की वजह से, कौन से आंदोलनों की वजह से और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने अंग्रेज़ों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो भारत को आज़ाद करके चले जाएं। आज़ादी से पहले दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। एक तो बेवेल का ब्रेक डाउन प्लान आया था, एक ब्रेक डाउन प्लान आया बेवेल का, जिसमें उसने कहा था कि हम 31 मार्च 1947 को ही भारत को छोड़ के जाना चाहते हैं। हालांकि उसको स्वीकार नहीं किया गया। और दूसरा 20 फरवरी 1947 को एटली की वो घोषणा, जिसमें उसने कहा था कि हम जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे। इसके बाद 3 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय आज़ादी के लिए एक बिल लाया गया, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक लाया गया, जिसे 18 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, जिससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत का निर्माण हुआ। यह पूरी कहानी कैसे चली है, इसका परिणाम मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 को भारत बना। तो ये दो कैसे बने, एक क्यों नहीं बना? इसके पीछे भी 3 जून योजना, जिसे मैं मन वाटन योजना कहता हूं, आप लोग से माउंट बेटन योजना भी कहेंगे। तो उस तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी, हमारे रास्ते के कौन से ऐसे पड़ाव थे जिनसे हमको गुजरना हुआ, कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपना समय, अपना धन और अपने प्राणों की आहुति आज़ादी के लिए चढ़ा दी, उन सब बातों पर हमको चर्चा करनी है। आज हम लोग उठाते हैं 1885 घटना को। 1885 में बंबई में गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुल भाई संस्कृत कॉलेज में 72 मेंबर्स ने मिलकर के, 72 सदस्यों ने मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। हालांकि ये जो घटना घटी थी, ये इन 72 सदस्यों की देन नहीं थी, बल्कि इसके लिए प्रयास प्रारंभ किए एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने, A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवन ह्यूम के द्वारा इसके लिए प्रयास प्रारंभ किए गए। इसके पीछे दो तरह की मान्यताएं हैं ह्यूम के पीछे। जैसे एक मान्यता कहती है, जो कि इनके जीवनीकार बैडरवर्न के विचारों पर आधारित है। बैडरवर्न ने ह्यूम की जीवनी लिखी और उसमें कहा कि इनको तिब्बत की कुछ दिव्य आत्माओं ने आकर के शिमला प्रवास के दौरान, ये शिमला में रहते थे, इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। A.O. ह्यूम की दूसरा नाम हर्मिट ऑफ शिमला है, एग्जाम में भी आ चुका है, हर्मिट ऑफ शिमला, इसको पेपर में पूछा गया है। तो शिमला प्रवास के दौरान कुछ दिव्य आत्माएं आई, उन्होंने आके कहा कि भारत में 1857 से भी बड़ा विद्रोह होने की पॉसिबिलिटी है। भारतीय लोग बस असंतुष्ट हैं और एक बड़ा विद्रोह हो सकता है, इसलिए आप प्रयास करिए कि यह विद्रोह ना हो। ऐसे में ह्यूम ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, ब्रिटेन गया, ब्रिटेन जाकर के लिटन से मिला, रिपन से मिला, डलहौजी से मिला, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद भारतीय वायसराय डफरिन से भी मिला और मिलकर के प्लान किया गया कि हम एक ऐसी संस्था बनाएं जो भारतीयों की बनी हुई हो, भारतीयों से मिलके बनी हो, और जो प्रयास करे भारतीय लोगों के असंतोष को कम करने का। यानी एक मीडिएटर संस्था होनी चाहिए, एक मध्यवर्ती संस्था होनी चाहिए जो भारतीय लोगों के असंतोष को
ब्रिटेन तक पहुंचाने का काम करे और जो सुधार हों उनको जनता तक बताने का काम करे, ताकि जो विद्रोह की भावना है, जो असंतोष की भावना है, उसे कम किया जा सके। इसका इसमें प्रयास किया गया। यह सिद्धांत सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहा गया। सेफ्टी वाल्व। लाला लाजपत राय, जिन्हें आप पंजाब केसरी भी कहते हैं या पंजाब का शेर भी कहते हैं, उनके द्वारा इस सिद्धांत की व्याख्या की गई और कहा गया कि ह्यूम और अंग्रेज कांग्रेस को इसलिए स्थापित करना चाहते थे क्योंकि वह भारत के लोगों के असंतोष को दबाना चाहते थे, सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रयोग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और दूसरी वजह यह है कि ह्यूम चाहते थे कि भारतीय शिक्षित वर्ग, भारतीय मध्य वर्ग और भारतीय ऐसे लोग जो भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो सब मिलकर के एक मंच पर आ जाएं, एक साझा मंच तैयार करें। साझा मंच। भारत में बहुत सारी संस्थाएं इससे पहले बन चुकी थी, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ, जो कि एस.एन. बनर्जी के द्वारा बनाई गई थी 1776 में। ये इस समय की सबसे बड़ी संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन, जो 1776 में बनाई थी एस.एन. बनर्जी ने। लेकिन क्षेत्रीय संस्थाएं थी, कोई भी अखिल भारतीय संस्था अब तक बनी नहीं थी, कोई भी ऑल इंडिया लीग अब तक बनाई नहीं गई थी। इसलिए ह्यूम का विचार था कि भारतीयों का एक साझा मंच बनाया जाए और सभी भारतीयों को मिलाकर के एक संस्था बनाई जाए जो सभी भारतीयों के लिए काम करेगी, जो भारतीयों को जोड़ने का काम करेगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने अखिल भारतीय एक संस्था बनाने का प्लान किया और उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया गया और भारतीयों के पास पत्र भेजे गए। पत्र में कहा गया कि बिखरे हुए लोग कितने भी आधुनिक, कितने भी जागरूक और कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, संगठित लोगों के बराबर वो काम नहीं कर सकते, संगठन के बराबर उनमें शक्ति नहीं होती है, वो ब्रिटिश शासन पर प्रभाव नहीं डाल सकते, इसलिए आपको एक साथ आना है। उन्होंने भारतीयों को बुलाया पूना में, कहा कि आप पूना में आइए, हम लोग बैठ करके एक सम्मेलन करेंगे। लेकिन पूना में कहा जाता है कि प्लेग फैल गया, कहीं कहीं हैजा लिखा रहता है लेकिन प्लेग सही है, प्लेग फैल गया और प्लेग फैलने की वजह से इसका स्थान अंतिम समय पर बदला गया और कर दिया गया बंबई। बंबई स्थान किया गया। 72 प्रतिनिधि आए, 72 मेंबर्स ने भाग लिया। इन मेंबर्स के द्वारा अपना अध्यक्ष जो बनाया गया, एक तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और एक सचिव नियुक्त किया गया था। अध्यक्ष बनाया गया व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी को, WC बनर्जी को बनाया गया अध्यक्ष, और सचिव के पद पर A.O. ह्यूम को नियुक्त किया गया, जो 1906 तक कांग्रेस के सचिव के पद पर बने रहे। लगातार 22 साल तक उनको सचिव के पद के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे हमको देखना है कि एक अध्यक्ष बनाया गया, एक सचिव बनाया गया, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने कहा, दादा भाई नौरोजी जिन्हें हम लोग ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, भारत का वृद्ध पिता, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा सलाह दी गई कि भाई आप इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप कहेंगे साहब ये कांग्रेस क्या है, संघ की जगह पर, संघ तो समझ में आ रहा है कि यूनियन होता है, लेकिन ये कांग्रेस क्या है इसको भी हमको बता दीजिए। कांग्रेस का अर्थ है लोगों का समूह, लोगों का समूह। जो शब्द आया है अमेरिका से, कहां से लिया गया शब्द? अमेरिका से आया है शब्द, और इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। जब लोग इकट्ठे हों, कोई सम्मेलन करें, तो उसको कांग्रेस के नाम से जाना गया। इस कांग्रेस की सलाह थी दादा भाई नौरोजी ने नाम रखने की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसका इन्हीं की सलाह पर नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी रखा गया। दादा भाई नौरोजी के कुछ अन्य
बातें भी हैं जो हमको एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे ब्रिटिश कॉमन्स में पहली बार, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार चुने जाने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी बने, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष भी यही बने थे, और कुल मिलाकर के 3 बार ये अध्यक्ष बने। इन्हीं की अध्यक्षता में 1906 के अधिवेशन में, 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द की व्याख्या की गई और स्वराज की मांग की गई। एग्जाम में ये बार बार आपसे पूछा जाएगा कि भारतीयों के लिए स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। पहले व्यक्ति कौन है भाई? दादा भाई नौरोजी, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वृद्ध पितामह। इसके अलावा से पूछेगा कि इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उस किताब में एक शब्दावली का प्रयोग किया था, एक वर्ड का प्रयोग किया था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एग्जाम में पूछेगा किसने अंग्रेजी शासन के लिए पहली बार अन ब्रिटिश शब्द का प्रयोग किया था। अन ब्रिटिश शब्द का प्रयोग पहली बार जिनके द्वारा किया गया वो कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी थे, और इन्हीं के द्वारा पहली बार धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। धन निष्कासन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया कि भारतीय लोगों को ब्रिटेन से कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, किसके बदले? वो क्या देंगे भाई हमको? मान लो उन्होंने कहा कि भारतीयों को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, किसके बदले प्राप्त नहीं हो रहा? हमको किसी से कुछ मिलेगा तो क्यों मिलेगा? क्योंकि हम उसको कुछ देंगे। गिव एंड टेक का रिलेशन है, दुनिया हमारे कोई, ब्रिटेन वाला हमके कोई देंगे। इन्होंने कहा कि भारतीय धन, भारतीय संसाधन ब्रिटेन अपने साथ लेके जा रहा है, लेकिन बदले में भारतीयों को कुछ भी देने का प्रयास नहीं कर रहा। यानी भारतीय रिसोर्सेज, भारतीय धन, भारतीय राजस्व की वसूली से जो अंग्रेज इकट्ठा किए रिसोर्सेज को, उनको लेकर ब्रिटेन चले गए, लेकिन बदले में भारतीयों को कुछ नहीं दिया। इसी को इन्होंने नाम दिया धन निष्कासन का सिद्धांत। यानी भारत के वेल्थ का ड्रेन हो गया अंग्रेजों के लिए, और भारतीय समस्याओं की जड़ इन्होंने इसी को बताया है। दादा भाई नौरोजी ने यह भी कहा कि यह अपशकुनों का अपशकुन है, अनिष्टों का अनिष्ट है, यानी सबसे खराब चीज होने के लिए यह सबसे खराब चीज है। भारतीयों के साथ जो भी है, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, उस सब की वजह केवल और केवल ये एक सिद्धांत है जिसका नाम है धन निष्कासन का सिद्धांत। ये भी इनके द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने तथ्यों के द्वारा सिद्ध किया गया कि देखो आप हमारे धन को इस माध्यम से लेके जा रहे हो, जिसमें विदेशों में लड़ने वाली सेना पर होने वाला खर्च, प्रशासनिक अधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते, भारतीय राजस्व को ब्रिटेन पहुंचा देना। वहां के जो भारत सचिव था, एक ब्रिटेन में 1858 में एक परिषद बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ इंडिया या भारत परिषद। उस भारत परिषद का खर्च भारतीय पैसे से चलता था। उस भारत परिषद का एक प्रमुख हुआ करता था भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उस भारत सचिव का पेमेंट भारत से जाता था। ब्रिटेन का व्यक्ति ब्रिटेन में रह के काम कर रहा है, भारतीय लोगों का पैसा ब्रिटेन जाने के कौन कौन से रास्ते थे, वो सभी रास्ते भी इनके द्वारा बताए गए। तो दादा भाई नौरोजी एक भारतीय आज़ादी के दौर में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए। उनके द्वारा बहुत सारे ऐसी चीज़ें प्रदान की गई। यानी पहली बार अगर देखोगे तो आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का सिद्धांत जिन्होंने दिया, या आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता अगर हम किसी को कहेंगे तो हम किसको कहेंगे? दादा भाई नौरोजी को। जैसे भारतीय राष्ट्रवाद का पिता या समाज सुधारों का पिता आप राजा राममोहन राय से उठा के देखते हो, ऐसे ही इकोनॉमिक नेशनलिज्म का फादर हम किसको कह देंगे? दादा भाई नौरोजी को कहेंगे, क्योंकि पहली बार आर्थिक आधार पर नेशनलिज्म की व्याख्या करने का अधिकार या व्याख्या करने का सौभाग्य इन्हीं को प्राप्त हुआ, इनके द्वारा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ भाई? पहला अधिवेशन हुआ, मैंने आपको बहुत सारी बात बताई, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। एएयू
के मस्तिष्क की उपज था। कांग्रेस जो थी वो ए.ओ. ह्यूम के मस्तिष्क की उपज थी। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। इसमें सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया, और दिया किसने था? दिया था इसमें हमारे पंजाब के महान विचारक जिनका नाम था लाला लाजपत राय। और दिया क्यों था? क्योंकि बैटरवर्न ने अपनी जीवनी में, बैटरवर्न ने जो किताब लिखी जीवनी ए.ओ. ह्यूम की, उसमें इस सिद्धांत की व्याख्या थोड़ी सी की थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो तिब्बत वाला आत्मा वाला खेल है, वो यहाँ बताया गया। साझा मंच तैयार करना ये उनका उद्देश्य था। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम उसने रखा। बम्बई में पहली बैठक होनी थी पूना में रोग फैल गया, इसलिए बम्बई में बैठक हुई। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने मिलकर के अपना अध्यक्ष W.C. बनर्जी को बना लिया और अपना सचिव ए.ओ. ह्यूम को बनाया। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये हमारी कांग्रेस की स्थापना है। लेकिन जो कांग्रेस स्थापित हुई, इसकी जो प्रारंभिक नीति थी, यानी कांग्रेस की जो नीति थी, उस नीति को हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस जिन लोगों ने स्थापित की वो मध्य वर्गीय लोग थे। उनमें वकील थे, डॉक्टर्स थे, पत्रकार थे, अध्यापक थे, जमींदार थे, साहूकार थे, यानी ऐसे लोग थे जो कि सामान्य जनता के लोग न होकर के शहरों के प्रतिष्ठित उच्च वर्गीय और मध्य वर्गीय लोग शामिल थे इसमें। तो इसकी नीतियां भी मध्य वर्ग और उच्च वर्ग की नीतियों जैसी ही होंगी। इसकी नीतियों पर भी जन आकांक्षाओं का दबाव नहीं होगा। जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, अभी तक इनको प्रभावित नहीं कर पाए। अब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र कैसे बदलेगा। अभी यहां पर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ है वो मध्य वर्ग के लोगों ने शुरू किया है या हायर क्लास के लोगों ने शुरू किया है, अपर क्लास के लोगों ने शुरू किया है। अभी तक इसमें जनता की एक्सपेक्टेशंस शामिल नहीं हुई हैं। इनको पहली बार शामिल करने का प्रयास जो व्यक्ति करेंगे वो होंगे तिलक। लेकिन इसको वास्तव में घोल करके एक बढ़िया सिरप, बढ़िया दवाई जिन्होंने बनाया वो थे महात्मा गांधी। जब गांधी जी आएंगे तो वो जन आकांक्षाओं को आंदोलन का हिस्सा बनाएंगे और जनता को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तिलक जो काम करना चाहते थे वो गांधी ने उसको करके दिखा दिया, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप देखें कि कांग्रेस की नीतियां क्या थी। मैंने आपको बताया कांग्रेस उच्च वर्गीय कांग्रेस थी, तो क्या मांगेगी? जो अपर क्लास के लिए बेहतर चीजें होंगी पहले वो मांगेगी। जैसे भारत में विधान परिषदों की स्थापना की जाए, भारत में विधान परिषद बनाई जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाए, उनमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए, भारतीय लोग इनमें शामिल किए जाएं। फिर कहेंगे कि भाई सेना के व्यय में कटौती कर दीजिए, सेना के व्यय में कटौती कीजिए। अब आम जनता कहेगी कि सेना के व्यय में कटौती करने से हमको क्या मिलेगा भाई? अब समझिए, इनका यह मानना था आम जनता को मिलेगा इससे, लेकिन आम जनता समझेगी नहीं, क्योंकि इकोनॉमी के रूल्स को आम जनता से क्या ताल्लुकात है भाई? कोई ताल्लुकात नहीं है। यहां आप देखेंगे सेना के व्यय में कटौती की जाए ताकि भारत के रिसोर्सेज को विकास में खर्च किया जा सके, भारत में उद्योगों के विकास पर खर्च किया जा सके। राजस्व में कटौती की जाए, नमक कर को समाप्त किया जाए, नमक कर की समाप्ति, और कहा गया कि जो ब्रिटेन से कपड़े आते हैं भारत, उन पर आयात शुल्क लगा दी जाए, यानी ब्रिटिश कपड़ों पर ब्रिटेन के कपड़ों पर आयात शुल्क लगा दी जाए, आयात शुल्क लगाए जाए। और कहा गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। आप कहेंगे साहब इससे क्या फायदा होगा? बर्मा को भारत से अलग किया जाए। आप कहेंगे साहब बर्मा को भारत से अलग करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इसके पीछे उद्देश्य था कि बर्मा को भारत में मिलाया गया साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से।
अगर साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का हम विरोध करेंगे पहले बर्मा के लिए, तो कल को अपने लिए भी इसका विरोध कर सकते हैं। तो ये साम्राज्यवाद का विरोध था, ब्रिटिश शासन का विरोध यहां पर देखने को इनडायरेक्टली मिलता है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्टली हमने कहा कि बर्मा को अपने गलत तरीके से भारत में शामिल किया है, आप इसको अलग कर दीजिए हमसे, हमारा हिस्सा ही नहीं भाई है। आपने साम्राज्यवाद के तहत बर्मा को भारत में क्यों मिलाया है? तो बर्मा को भारत से अलग किया है। इस तरह की नीतियां थी। ये सभी जो नीतियां हैं, ये सभी नीतियां जिन विचारों पर आधारित थी या जिन सिद्धांतों पर आधारित थी या जिन नीतियों का परिणाम थी, वो थी अनुनय विनय, अनुनय विनय, याचना और प्रार्थना। अंग्रेजों के पास प्रतिवेदन भेजना, प्रतिवेदन मतलब रिमाइंडर्स, बार बार लेटर्स भेजना, उनसे प्रार्थना करना, याचना करना, विनय करना, मांगना कुछ, भाई हमको ये सुधार दे दीजिए, हमारे लिए कर दीजिए, आपने ब्रिटेन में इतना अच्छा काम किया हुआ है, आपने ब्रिटेन में लोगों को उत्तरदायी शासन दिया है, अब हमको भी दे दीजिए, क्योंकि हम भी तो आपकी प्रजा हैं। एज ए प्रजा बात करना, हम आपके साम्राज्य के विरोधी नहीं हैं, हम भी ब्रिटिश क्राउन की सत्ता में विश्वास रखते हैं, हम भी आपके शासन में विश्वास रखते हैं, लेकिन आप हमको अपने जैसा शासन दे दीजिए जैसा आपने ब्रिटेन में लागू किया है, आप हमको भी वैसा ही दे दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, आप शासन करो या कोई और करे। लेकिन ये सभी इन्होंने किया कैसे? अनुनय विनय से। इसलिए इनकी इस पॉलिसी को बेगिंग पॉलिसी यानी भिखमंगी राजनीति का नाम दिया गया भारतीय गरम दल के नेताओं द्वारा। कहा गया कि ये क्या है भाई? ये भिखमंगी राजनीति है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो बेगिंग पॉलिसी है, भिक्षावृत्ति की राजनीति है, भीख मांगने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, यहां तक कहा गया। तिलक ने तो यहां तक कहा कि साल में एक बार मेंढक की तरह टर्रा लेने से हमको कुछ खास मिलने वाला है नहीं। कांग्रेस के लोगों के बारे में गरम दल के नेताओं द्वारा बहुत सारी बातें कही गई, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस के लोग, प्रारंभिक जो नेता थे, वो पदों के भूखे हैं, वो भिखमंगी राजनीति करते हैं, वो साल में 3 दिन का तमाशा करते हैं। अश्विनी कुमार दत्त के शब्दों में सुनोगे, वो कहते हैं कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा मात्र है। तिलक कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का राष्ट्रीय मेला है, शिक्षित भारतीयों का। बहुत सारे लोगों के द्वारा इन प्रारंभिक नीतियों का विरोध किया गया, जो क्यों किया गया? क्योंकि किस पर आधारित थी? अनुनय विनय, याचना, प्रार्थना और प्रतिवेदनों पर आधारित थी। जबकि गरम दल वालों का मानना था कि आप ऐसे कुछ नहीं ले सकते, जब तक आप जन आंदोलन नहीं चलाओगे, अंग्रेजों पर प्रेशर नहीं बनाओगे, तब तक आपको ये कुछ भी देने वाले नहीं है। क्योंकि ये आए ही भारत में इसलिए हैं कि भारतीयों का शोषण किया जा सके, भारतीय धन को ब्रिटेन लेकर जाया जा सके, भारतीय लोगों पर शासन किया जा सके। इसलिए आप अगर इनसे कुछ मांगते हो, आपको कुछ देंगे नहीं है, इसकी उम्मीद करना ही बेईमानी है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। ये प्रारंभिक जो नीतियां थी कांग्रेस की, इन नीतियों का विरोध किया गरम दल वालों ने। ये जो गरम दल है, ये एक्चुअल में ये नरम दल का जस्ट अपोजिट है। कांग्रेस के जो प्रारंभिक नेता थे, जैसे दीनसा वाचा, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी जैसे नेता जो कि इन नीतियों में विश्वास रखते थे, उनको कहा गया नरम दल वाले लोग, नरम दल लोग। लेकिन ऐसे लोग जो इनका विरोध करते थे, इन पॉलिसीज का विरोध करते थे और कहते थे कि भारत की आज़ादी के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, जन आंदोलन चलाने पड़ेंगे, उनको कहे गरम दल के लोग। इस गरम दल में 3 लोगों का नाम बहुत फेमस हुआ है। एक तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, एक बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे हैं पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। इन 3 लोगों के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो कि इनके साथ थे,
जिनमें अरविंद घोष का नाम आप सुनते हैं। अरविंद घोष के बारे में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं वो देख लेते हैं। एक तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी इसमें रहती है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, वो है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। और दूसरा इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस यानी निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। यह सिद्धांत आगे चल करके गांधी जी के आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। आप ये मान लीजिए, निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ होता है हम निष्क्रिय होकर के ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करेंगे, लेकिन विरोध को दर्ज कराने का रास्ता जो होगा वो आंदोलन होकर के निष्क्रिय रूप से होगा, लेकिन विरोध जरूर करेंगे, चाहे चुप रह के विरोध करें। कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको डांट रहा हूं, आप मेरा विरोध दर्ज कराने के दो तरीके हैं। आप मुझे कोई जवाब दे दें और आप मौफला के बैठ जाएं, जवाब न दें। एक तो जवाब देना है और दूसरा क्या है, मौफला के बैठ जाना। यानी दोनों ही तरीके क्या है, अलग अलग है। एक है सक्रिय प्रतिरोध और एक है निष्क्रिय प्रतिरोध। ये निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत जो गांधी जी के विचारों का प्रमुख हिस्सा बनने वाला है, ये किसने दिया भाई, ये दिया अरविंद घोष ने। अरविंदो, इनके बारे में प्रश्न आएगा कि ऐसे कौन से प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जो एक विचारक, एक दार्शनिक, एक क्रांतिकारी, गरम दल के नेता थे और बाद में एक संत बन गए, एक साधु बन गए, राजनीति संन्यास ले लिया और साधु बन गए। वो कौन थे, अरविंद घोष। क्योंकि बाद में चले गए पुडुचेरी और वहां ओरविले नामक जगह पर एक अपना आश्रम बनाया और वहीं जाकर के राजनीतिक संन्यास लेकर के अपना आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। यानी जो नरम दल की राजनीति थी उसके खिलाफ गरम दल की राजनीति में लाल वाल पाल के अतिरिक्त अरविंद घोष का नाम हमने देखा और हमको देखना पड़ेगा बिपिन चंद्र पाल का नाम, सॉरी रास बिहारी बोस का नाम, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का नाम भी हमको देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये भी एक महान क्रांतिकारी थे, गरम दल के नेता थे। और इन्हीं के इशारों पर आगे चल के जब राजधानी परिवर्तन हो रहा होगा, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लेके आ रहे थे लॉर्ड हार्डिंग, तो दिल्ली में चांदनी चौक के पास इनके डायरेक्शन में ही मंथम विश्वास और बसंत विश्वास जो इनके नौकर थे, उनके द्वारा लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया। हालांकि ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स और अधिकारी जो थे, वो बहुत सारे अधिकारी बमों से और गोलियों से बच गए, हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह। पता नहीं कैसे बच जाते थे हर बार। जैसे लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम फेंका चंद्रशेखर आजाद ने, लेकिन 3 डिब्बे उड़ने के बावजूद भी इरविन बच गया। बड़ा आश्चर्य होता मुझे भी, यार ऐसे कैसे होगा, 3 डिब्बे उड़ गए, इरविन बच गया। और देखो यहां पर इनकी काफिले पर बम फेंका गया, हार्डिंग घायल तो हुआ पर मरा नहीं। कुछ लोगों पर गोलियां चलाई जाएंगी, वो गोली खा के ही बच जाएंगे। यानी एक हिंदी फिल्मों के हीरो से कम नहीं थे, बच जाते थे, कहीं ना कहीं से रास्ता निकलाता था इनका। तो देखिए, रास बिहारी बोस, लाल वाल पाल और अरविंद घोष ऐसे लोग थे जिनके द्वारा भारतीय आजादी में गरम दल की राजनीति को स्थापित किया गया। यानी इनके द्वारा सक्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को जनता के माध्यम से लाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया गया। ऐसा हमको यहां पर देखने को मिलता है। अब देखो क्या हुआ, इस गरम दल की पॉलिसी में असली प्रभाव कब आया, कब से आया। तिलक ने एक लेख लिखा, अपने पत्र में एक लेख लिखा, जो लेख एक्चुअल में मिस्टर रैंड
की हत्या के बाद लिखा गया था। प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं ने की थी 1897 में। 1897 में चापेकर बंधुओं ने मिस्टर रैंड की हत्या कर दी, जो प्लेग कमिश्नर थे। इनकी हत्या के बाद तिलक ने एक लेख लिखा और कहा कि ये हत्या ठीक ऐसी ही है जैसा कि शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। अफजल खां का कौन था? अफजल खां बीजापुर का एक नायक था, एक सेनापति था, जिसे भेजा गया था षड्यंत्र के तहत शिवाजी की हत्या करने के लिए। लेकिन शिवाजी ने चालाकी से बगनख मतलब बाघ के जैसे नाखून हाथों में लगा करके और उससे गले मिलने के दौरान दोनों तरफ से और उसकी हत्या कर डाली। तो तिलक ने मिस्टर रैंड की हत्या को अफजल खां की हत्या से जोड़ दिया और कहा कि यह शिवाजी की तरह का काम है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि गीता में कहा गया है कि जो मारने लायक उसे मार देना चाहिए। पापियों का नाश करने के लिए ही भगवान पैदा होते हैं और ये पापी था इसलिए भगवान इसके अंदर आ गए। अब इस लेख पर अंग्रेजों ने तिलक को गिरफ्तार किया और 18 महीने के लिए जेल भेज दिया। तिलक की 18 माह की जेल हुई, यहीं से शुरुआत हुई है तिलक की। तिलक जेल तो गए थे पहली बार 82 में ही। 1882 में पहली बार पत्रकारिता के लिए जेल गए थे और पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति तिलक ही थे। उन्होंने कोल्हापुर के सुल्तान के खिलाफ कुछ लिख दिया और उनको जेल हो गई। उसके बाद हुई है एसएन बनर्जी को जेल। एसएन बनर्जी को जेल हुई है 1883 में और तिलक को हुई थी 1882 में पत्रकारिता की वजह से। तो पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले पहले व्यक्ति तिलक ही थे। पर यहां 18 महीने की जेल चले गए और इस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसके बाद गरम दल वाले बैक फुट की जगह फ्रंट फुट से खेलना शुरू कर दिए। अब उन्होंने बस सोच लिया कि अंग्रेजों का हम प्रतिरोध डट के करेंगे, जम के करेंगे। भारत में नेशनलिज्म बढ़ रहा था तेजी से, राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा था और राष्ट्रवाद का केंद्र बंगाल हुआ करता था। वजह है उसकी कुछ, क्योंकि बंगाल सबसे पहला एरिया था जो ब्रिटिश नीतियों से प्रभावित हुआ। वहां आधुनिक शिक्षा आई, जमींदारी प्रणाली आई, स्कूल्स खोले गए, कॉलेज खोले गए, ईसाई मिशनरियां गई। तो बंगाल सबसे पहले प्रभावित हुआ ब्रिटिश नीतियों से। बंगाल में ही राष्ट्रवाद सबसे पहले आया। बंगाल केवल बंगाल नहीं था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों को मिलाकर के बंगाल कहा जाता था। यहाँ की जनसंख्या भी 7 से 8 करोड़ उसमें हुआ करती थी। 36 करोड़ पूरे भारत की, 38 करोड़, और यहाँ अकेले की इतनी। तो भारत में बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय चेतना जो नेशनलिज्म था वो वहीं पर था। इसलिए यहाँ से नेशनलिज्म या नेशनल मूवमेंट जो था उसको एक नई दिशा प्राप्त हुई। उसके लिए मैं एक बार इसको पूरे को साफ करूँगा। यहाँ तक की चीज़ें मैं कुछ समझाई हैं, उनमें अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, उसके लिए आपको मैं समय दे रहा हूँ। किसी को नहीं पूछना है? प्रश्न ना पूछने की 2 वजह हो सकती है, या तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब समझ में आ रहा है या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, और दोनों में से अगर कोई भी वजह है तो मैं मान लूँगा कि ये अच्छी वजह नहीं है। ठीक है ना? देखते हैं हम लोग। खैर कोई बात नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानूंगा कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देखते हैं हम लोग दोबारा से। मैंने कहा कि ब्रिटिश पॉलिसीज में एक चेंज आया। वो चेंज कहाँ से हुआ? वो चेंज शुरू हुआ 1905 से। बंगाल विभाजन। देखो हुआ क्या, राज्य सचिव रिजले ने एक पत्र लिखा, यानी एक पत्राचार देखने को मिलता है हमें रिजले और कर्जन के बीच। उस पत्र में कहा गया है कि संगठित बंगाल एक शक्ति है, संगठित बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी, डिफरेंस होंगी।
यानी जब तक बंगाल एक है तब तक वो एक शक्ति के रूप में काम कर रहा है। अगर हम बंगाल को तोड़ दें, बीच में से बांट दें, तो जो विभाजित बंगाल होगा उसकी दिशाएं अलग अलग होंगी। अलग अलग का मतलब समझ लीजिए, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम। क्यों? क्योंकि बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों शामिल थे और इन तीनों में जो पूर्वी बंगाल था, यहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। यहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, जबकि जो पश्चिमी बंगाल था, जबकि जो पश्चिमी बंगाल था उसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल को हिंदू मुस्लिम में बांटा जाए, यानी डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो का जो पत्ता या ताश उन्होंने खेला, वो यहीं से खेलना शुरू हुआ असली माध्यम में। हालांकि इससे पहले भी हमको डिवाइड एंड रूल पर एक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है, जब हंटर महोदय ने एक किताब लिखी, इंडियन मुस्लिम्स, भारतीय मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम। ये एग्जाम में आएगी कि पुस्तक किसने लिखी है, हंटर महोदय के द्वारा लिखी गई है एक पुस्तक इंडियन मुस्लिम। इसमें पहली बार बांटो राज करो की नीति के बारे में बात की गई थी कि आप मुस्लिमों को बढ़ावा दीजिए, हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करना है तो। और सर सैयद अहमद खान को बढ़ावा भी दिया था इन्होंने। लेकिन इस पॉलिसी का असली स्वरूप देखने को मिला हमको कहां पर, जब बंगाल को हिंदू मुस्लिम बंगाल में बांट दिया गया। पश्चिम पूर्वी बंगाल नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम बंगाल है। लेकिन इन्होंने भारतीयों से क्या कहा, इसकी वजह क्या बताई भारतीय लोगों को। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है भाई, बहुत बड़ा प्रांत है। देखो बड़ा तो है, था भी, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे। बंगाल एक बड़ा प्रांत है और प्रशासनिक असुविधा होती है, इसलिए हम लोग प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय लोग इनकी इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि इनका उद्देश्य क्या है और ये कह क्या रहे हैं, एक्चुअल में क्या चाहते हैं, और जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। इसलिए जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ये घटना है 20 जुलाई 1905 की। विभाजन की घोषणा की गई कि हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। इस घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में, कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में भारतीय लोग इकट्ठे हुए एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में लोग इकट्ठे हुए और यहीं से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन, इसको बताऊंगा, पहले ऊपर पे हम लोग थोड़ा क्लियर कर लें बातों को। मैंने कहा कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई को डिक्लेयर किया कि हम बंगाल को 2 हिस्सों में बांटेंगे प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से। बंगाल को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, एक्चुअल में हिंदू और मुस्लिम, ये इनका उद्देश्य था। और कहा कि हम बंगाल को 2 हिस्सों में बांटेंगे, और बांट भी दिया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। विभाजन जो था वो प्रभावी हो गया, यानी विभाजन को लागू कर दिया गया, बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। और कह क्या रहे थे कि बंगाल का हम प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन कर रहे हैं, पर एक्चुअल उद्देश्य क्या था, वो रिजले और कर्जन के बीच के पत्राचार से हमको मालूम चल गया कि ये बंगाल को तोड़ना चाहते थे, बंगाल की राष्ट्रीय चेतना को तोड़ना चाहते थे, बंगाल की शक्ति को तोड़ना चाहते थे। ये इनका उद्देश्य था। भारतीय
राष्ट्रवादियों ने इसको पहचान लिया, और चाहे वो नरम दल का हो चाहे वो गर्म दल का हो, सबने इसका एक सुर में विरोध किया। सबने कहा कि ये गलत कर रहे हो, हम जानते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम हमको हमसे लड़ाना चाहते हो, हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं। इसलिए हम हमारी एकता को दिखाने के लिए, हमारे बीच के भाईचारे को दिखाने के लिए R.N. टैगोर के कहने पर हमने इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया। हमने क्या किया भाई, राखी दिवस के रूप में मनाया, यानी भाईचारे के दिवस के रूप में हमने मनाया। कहा कि हम एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, इसलिए हमने इसे राखी दिवस मनाया। लेकिन किसके विचार पर? R.N. टैगोर, यानी गुरुदेव के कहने पर हमने राखी दिवस के रूप में मनाया विभाजन के दिवस को, और कहा कि यह भारतीय इतिहास का एक काला दिवस है। जगह जगह काले झंडे निकाले गए, जुलूस निकाले गए, अनशन किए गए, लोगों ने इसका विरोध दर्ज कराया और कहा कि हमारे लिए ये राखी दिवस है, आप हमारी सीमाएं बांट सकते हो, हमारे मन नहीं बांट पाओगे, हमारे बीच के भाईचारे को नहीं तोड़ पाओगे, ये दिखाने का प्रयास इसमें किया गया। साथ ही स्वदेशी आंदोलन पर जोर दिया गया। स्वदेशी का अर्थ है भारतीय उत्पादों, भारतीय सामानों के पर जोर देना, उन पर उनका प्रयोग को बढ़ावा देना, और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना। विदेशी शासन, विदेशी वस्तुएं का बहिष्कार। आप कहेंगे साहब ये बहिष्कार यानी जो बायकाट शब्द है इसका कोई यूज है क्या? जी हाँ, इस बहिष्कार पर प्रश्न आया है कि ये बहिष्कार शब्द किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र। किसने दिया था भाई? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा यह बहिष्कार शब्द दिया गया है, जो कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर टिका हुआ था। इस स्वदेशी आंदोलन में 3 महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक था स्वदेशी, एक था स्वराज और एक था बहिष्कार। बहिष्कार में शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया गया। महिलाओं ने अपने विदेशी गहने, विदेशी बर्तन, विदेशी साड़ियां बाहर डाल दिए और लोगों ने उनकी होलियां जलाई। पुजारियों ने विदेशी चीनी से बने हुए प्रसाद को लेने से मना कर दिया। धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोने से मना कर दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अध्यापकों ने स्कूल जाना छोड़ दिया जो सरकारी स्कूल थे। और स्वदेशी पर जोर दिया गया। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए नए नए केमिकल स्टोर्स खोले गए। रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल में राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना की गई। तभी बंगाल के कार्यकारी सचिव कार्लाइल के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया जिसे कहते हैं कार्लाइल सर्कुलर। इस सर्कुलर में उन्होंने कहा ऐसे विद्यार्थी स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, उनको दोबारा नहीं लेना है, दोबारा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए सतीश चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने एक अलग सोसाइटी बना डाली जिसका नाम था डॉन सोसाइटी, जो शिक्षा के लिए काम की। आगे चल के शिक्षा पर उसने काम किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी का प्रयोग किया गया और विदेशी का बहिष्कार किया गया। इसके अलावा कला के क्षेत्र में भी यही हुआ, साहित्य के क्षेत्र में भी यही हुआ। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय चित्रकला से विदेशी प्रभाव को हटाया और जाकर के अजंता एलोरा की चित्रकला से अपने लिए चित्रकला के नमूने प्राप्त किए, चित्रकला के लिए रिसोर्सेज प्राप्त किए और देखा क्या रंग है भारतीय, क्या शैली है भारतीय, उसको ढालने का प्रयास किया गया। भारतीय शैली पर जोर दिया गया, भारतीय संगीत पर जोर दिया गया, भारतीय साहित्य पर जोर दिया गया। और यही वजह है कि इस समय R.N. टैगोर ने बंगाली भाषा
को दिखाने के लिए, उसके महत्व को दिखाने के लिए एक गीत लिखा, आमार सोनार बांग्ला, हमारा सोने जैसा बंगाल, जो 1971 में बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी बना। नेशनल एंथम बन गया बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, जो कब लिखा गया है? इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही लिखा गया है। इस आंदोलन के दौरान द्विजेंद्रनाथ राय, आर.एन. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे कलाकारों ने साहित्य, चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में भारतीयता को लाने का प्रयास किया। मैंने आपसे कहा कि स्वदेशी केमिकल स्टोर्स खोले गए, महिलाओं ने पहली बार घर की चार दीवारी को कूदा, बाहर आई घर से और सड़कों पर आकर के आंदोलन को बढ़ावा दिया। पहली बार नेशनल मूवमेंट में महिलाएं भी शामिल हो गई। उन्होंने अपने बहुमूल्य गहने और वस्त्र ऐसे डाल दिए, सड़कों पर फेंक दिए। देखते देखते ब्रिटिश से आने वाला आयात, जो ब्रिटिश सामान भारत आता था, उसमें भारी गिरावट आई और उस गिरावट की वजह से अंग्रेजों को भारी व्यापारिक नुकसान भी उठाना पड़ा। इस स्वदेशी आंदोलन में तीव्रता बहुत थी। इसमें आगरकर जैसे लोग, तिलक जैसे लोग और उनकी पुत्री केतकर जो थी, वो महाराष्ट्र में आंदोलन को बढ़ावा दे रही थी। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग पंजाब में आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। सैयद हैदर जैसे लोग दिल्ली में आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। राजगोपालाचारी जैसे लोग नीचे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन तभी अंग्रेजों की कुछ बातें कारगर भी साबित हो गई। उन्होंने मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया। यहीं से देखेंगे आप, इस आंदोलन की कुछ कमियां थी, एक दो कमी, जो कमी नेशनल मूवमेंट में मुस्लिमों को अंग्रेजों द्वारा बढ़ावा देने के रूप में सामने आई। कमी क्या थी? इस आंदोलन में बंगाली लोग थोड़ा सा भावुक होते हैं। बंगाली लोग थोड़ा सा भावुक होते हैं, एक्स्ट्रा भावुक। वैसे तो हमारे पूरा देश ही भावुक है। देश के लोगों के अंदर मस्तिष्क कम, तर्क कम, भावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। यहाँ तार्किक लोग नहीं होते, भावनात्मक लोग ज़्यादा होते हैं। और यही हमको यहाँ भी देखने को मिलता है। बंगाल में कुछ ज़्यादा ही है। बंगाल में राम, अगर आप राम की शक्ति पूजा को देखोगे या बंगाल की रामायण है बंगाली में, उसको देखोगे तो भगवान राम रोने लगते हैं, लोटपोट हो जाते हैं ज़मीन में सीता की याद में। तुलसी के राम लोटपोट नहीं हो सकते, उनके आंखों से आंसू छलकेगा, नीचे नहीं गिरेगा, अंदर अंदर पी जाएंगे। वो थोड़ा सा भावनात्मक कम है। लेकिन जहाँ आएगा बंगाली राम की बात, बंगाल की राम का चरित्र आएगा, तो वहाँ लोटपोट हो जाएंगे, ज़मीन में कूदने लगेंगे, लोटने लगेंगे, रोने लगेंगे। ऐसा वहाँ का भावना है, भावना कुछ ज़्यादा है। तो बंगाल में भावनात्मक प्रवाह ज़्यादा होता है, इसलिए बंगाली लोग इस आंदोलन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन कहानी क्या हुई? कहानी यह हुई कि बंगाल की भावनाओं ने कुछ ऐसी भावनाओं को प्रचारित किया जो उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई थी, और वो थी हिंदू देवी देवता, हिंदू प्रतीक, हिंदू मैथोलॉजी का प्रयोग। आंदोलन के दौरान हिंदू मैथोलॉजी का प्रयोग किया गया, हिंदू देवी देवताओं का प्रयोग किया गया, हिंदू महापुरुषों का प्रयोग किया गया। जब देवी देवता और मैथोलॉजी को, हिंदू को इन्होंने आगे बढ़ाया, तो बहुत सारे मुस्लिम जो बंगाल में किसान थे वो आंदोलन से कट गए। केवल वारिसाल एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ के अश्विनी कुमार दत्त थे, एक अध्यापक थे अश्विनी कुमार दत्त वारिसाल में। केवल वारिसाल एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहाँ के मुस्लिमों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। बाकी पूरे बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या आंदोलन से कटी रह गई। इसका फायदा भी अंग्रेजों ने उठाया, और फायदा उठाया 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनवा दी, कांग्रेस जैसी पार्टी जो कांग्रेस की तरह काम करेगी, और उसका नाम रखा गया है मुस्लिम लीग। इसका उद्देश्य ही ये था
कि किसी भी हाल में हमको कांग्रेस की पॉलिसीज का अपोजिशन करना है, उनका विरोध करना है, और हमारा कोई गम नहीं है, हम कांग्रेस की नीतियों का विरोध करेंगे। ये उसका उद्देश्य हुआ करता था। तो स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार पर जोर दिया गया, लेकिन हिंदू प्रतीकों का प्रयोग कहीं न कहीं मुस्लिमों को आंदोलन से अलग रखने पर सफल हो गया। और दूसरा है स्वराज। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य, हमारा शासन, होम रूल, यानी ऊपर का शासन आप करिए, नीचे का हम करेंगे। अब यहां पे क्या हुआ, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों ही इन सभी मुद्दों को आगे बढ़ा तो रहे थे, और पहली बार 1906 में कांग्रेस के मंच से स्वराज का प्रयोग भी किया गया। मैंने क्लास के प्रारंभ में बताया था, दादा भाई नौरोजी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कलकत्ता अधिवेशन में इस स्वराज का प्रयोग पहली बार कांग्रेसी मंच से हुआ, और स्वदेशी और बहिष्कार शब्दों का प्रयोग कांग्रेसी मंच से 1905 में हो गया बनारस में, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार को कांग्रेस की नीतियों में शामिल किया गया। लेकिन यही 3 मुद्दे हैं जो कांग्रेस के बीच के विभाजन का कारण बनेंगे। एक्चुअल में नरम दल वाले चाहते थे कि इन मुद्दों को बंगाल तक सीमित रखा जाए, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ है तो स्वदेशी स्वराज बहिष्कार बंगाल तक रहना चाहिए। गरम दल वाले थे तो नहीं, पूरे भारत में होना चाहिए, क्योंकि इससे अंग्रेजों को नुकसान हो रहा है, और जो चीज अंग्रेजों नुकसान करेंगी हम वो सब करेंगे। फिर स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रमों को कैसे लागू करना है, इन कार्यक्रमों को लागू करने के मुद्दे पर नरम दल और गरम दल दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी होते चले गए। 1907 की बात है, कांग्रेस का अधिवेशन नासिक में होना था, लेकिन नासिक तिलक का गढ़ माना जाता था, गरम दल वालों का गढ़ माना जाता था, इसलिए इस अधिवेशन की जगह बदल के कर दी गई सूरत। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में नरम दल वाले अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और वो अध्यक्ष बनना चाहते थे रास बिहारी घोष को। रास बिहारी घोष, बोस नहीं, बोस आ जाएंगे तो गरम दल वाले हो जाएंगे, और घोष आ गए तो नरम दल वाले हो जाएंगे। रास बिहारी घोष को ये अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन तभी एक घटना घटी, और वो घटना क्या थी कि गरम दल वाले अपना बनाना चाहते थे, नरम दल वाले अपना बनाना चाहते थे, और मेन मुद्दा किस बात का था, इस पॉलिसी को क्रियान्वित करने का। गरम दल वाले मान भी गए कि चलो भाई तुम अपना बना लो अध्यक्ष, लेकिन जब तिलक आए भाषण देने के लिए तो नरम दल वालों की ओर से कुछ ऐसी कार्रवाइयां की गई जिनकी वजह से ये सूरत में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई। कांग्रेस जो है वो सूरत में टूट गई। सूरत की फूट इसको मैं कहता हूं। सूरत की फूट पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि स्वदेशी स्वराज और बहिष्कार के मुद्दे पर कांग्रेसियों के बीच आपस में विरोधाभास था। गरम दल वाले कुछ कह रहे थे, नरम दल वाले कुछ कह रहे थे। और दूसरा मुद्दा था कांग्रेस का अध्यक्ष किसका बनेगा, गरम दल वालों का या नरम दल वालों का। इस बात को लेकर विवाद हुआ, और विवाद से कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। नरम दल वालों ने कांग्रेस का दोबारा सम्मेलन बुलाया। यह 23वां सम्मेलन था, 23rd नंबर में 23वां था ये। और 23वां सम्मेलन ही दोबारा बुलाया गया मद्रास में। कहां बुलाया गया भाई? मद्रास में 23वां सम्मेलन दोबारा से बुलाया गया, और इस सम्मेलन में फिर से रास बिहारी घोष को ही, रास बिहारी घोष को ही अध्यक्ष बनाया गया, और साथ में ही गरम दल वालों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। उनको कांग्रेस से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। जब कांग्रेस वाले बाहर किए गए तो तिलक की स्थिति, कांग्रेस के गरम दल वाले बाहर किए गए तो तिलक की स्थिति थी वो थोड़ी डाउन होना शुरू हुई, क्योंकि तिलक गरम दल के नेता थे। जब वो कांग्रेसियों ने उनका समर्थन छीन लिया तो तिलक अकेले पढ़ने लगे, गरम दल वाले नेता अकेले पढ़ने लगे। ऐसे में अंग्रेजों ने तिलक के
केसरी और मराठा में निकाले गए बहुत सारे लेखों को आधार बना करके 1908 में उनको राजद्रोह के मुकदमे में सजा सुना दी। धारा 124(1) जिसमें है, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से जोड़ी गई थी, उस धारा के द्वारा राजद्रोह के मुकदमे में इनको 6 वर्ष के लिए जेल भेजा गया। और जेल कहाँ की थी? मांडले जेल थी, बर्मा की। म्यांमार आज के समय कहा जाता है, पहले बर्मा हुआ करता था। बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया और वहां पर इनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। इन्होंने एक किताब लिखी है जेल के अंदर, गीता रहस्य, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। अभी केबीसी में प्रश्न आ रहा था शायद, इसी पर पूछा था कि कौन सी किताब तिलक ने जेल में रहते हुए लिखी थी। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य नामक किताब भी इसी जेल में रहते हुए इन्होंने लिखी थी और कहा था कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हुए हैं। इन्हें 6 महीने पहले ही छोड़ दिया गया जेल से, और जब जेल से बाहर आए तो इन्होंने बाहर आकर के फिर से काम शुरू किया गरम दल और नरम दल को एक करने के लिए। लेकिन उससे पहले भारत में कुछ और घटनाएं भी घटी हैं, उनको और देखेंगे एक बार। पहले एक बार मैं आपको इस पूरे वाकया को 2 मिनट में फिर से रिवाइज करा रहा हूं। देखो, बंगाल के विभाजन का विचार आया लॉर्ड कर्जन को, जो लॉर्ड कर्जन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल यही थी। उसने विभाजन किया बंगालियों को बांटने का, लेकिन बंगाली बटे कम, एक ज्यादा हो गए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में जितना बड़ा योगदान आंदोलनकारियों का दिखता है, लगभग इतना ही हमको लॉर्ड कर्जन का दिख जाता है। क्योंकि कर्जन ने क्या किया? भारतीयों को एक होने के लिए मजबूर किया। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों को इसके लिए उसने मजबूर कर दिया। तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जिसे हम कहते हैं, उसको लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज का परिणाम ही माना जाता है। इसलिए बंगाल विभाजन की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, अरुणडेल कमेटी। कमेटी कौन सी बनाई गई भाई? अरुणडेल कमेटी। इस कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि बंगाल का विभाजन गलत था, इसलिए बंगाल को फिर से एक कर दिया जाए। और जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और जॉर्ज पंचम अपनी महारानी, अपनी रानी मैरी के साथ, मैरी गोल्ड वाला मैरी, ठीक है, जॉर्ज पंचम जब मैरी के साथ भारत आए तो उन्होंने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। कहा कि बंगाल का विभाजन गलत था, हम बंगाल को फिर से एक करते हैं। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर। क्लियर है? अब यहां से आगे मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, यहां से आगे 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तरफ तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों को बांटने के लिए 1909 का एक अधिनियम लाया जाएगा। दिल्ली दरबार भी होगा और दिल्ली दरबार के साथ साथ लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम भी फेंका जाएगा। इसको हमको देखना है एक बार। देखिए हुआ क्या। जब, क्योंकि भारतीय लोग तो विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे थे, विधान परिषदों की बात कर रहे थे, स्वराज की बात कर रहे थे, ऐसे में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया 1909 में। नाम था मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट है। इसमें जो मार्ले हैं ये हैं भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव हैं। और जो मिंटो हैं ये हैं भारत के वायसराय। वायसराय को अब तक गवर्नर जनरल भी कहा जाता था। अभी तक 1935 में केवल गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर वायसराय से हटा दिया गया। लेकिन अभी क्या थे? वायसराय, गवर्नर जनरल दोनों ही थे। तो मार्ले और मिंटो दोनों के बीच एक पत्राचार हुआ, जिसके कुछ शब्दांश मैं आपको सुनाता हूं।
मिंटो ने मार्ले को लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। नाग के दांत, समझो इसको, यानी विष के बीज, पॉइजन सीड्स, हम विष के ऐसे बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बहुत कड़वी होगी। मार्ले को मिंटो ने लिखा एक पत्र और उसमें कहा कि हम भारत में विष के बीज बोने जा रहे हैं, जहर के बीज बोने जा रहे हैं, और इन बीजों की फसल बहुत कड़वी होने वाली है, बहुत कड़वी होने वाली है। कड़वी क्यों होने वाली है? क्योंकि आगे चल के जब भारत का विभाजन हुआ तो वो उसकी फसल ही तैयार हुई थी, वो उन बीजों की फसल पक्के तैयार हुई भारत को दो हिस्सों में तोड़ने में। इसने कहा कि हम भारत में विष के बीज बोने जा रहे हैं। इन विष के बीजों से इन्होंने क्या किया? मुस्लिमों के लिए इन महोदय के द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिए। आप कहेंगे साहब ये क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरल्स बना दिए गए। अब ये सेपरेट इलेक्टोरल क्या होता है, इसको जरा देख लें आप लोग। पृथक निर्वाचन का अर्थ होता है कोई क्षेत्र जिसको सेपरेट इलेक्टोरल बनाया गया है मुस्लिमों के लिए, वहां केवल मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसको चुनेंगे। यानी वहां निवास करने वाले हिंदुओं को या किसी अन्य वर्ग को ना तो मतदान का अधिकार होगा और ना ही वोटिंग का। देखो आज के समय रिजर्वेशन होता है, मान लो मथुरा की सीट, महिला रिजर्व हो जाए, महिला के लिए रिजर्व हो जाए, तो क्या महिला ही खड़ी होगी? जी। लेकिन क्या महिला ही वोट देगी? जी नहीं, भाई पुरुषों को तो वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन इसमें क्या था, अगर ये मुस्लिम के लिए रिजर्व हो गई तो वोट भी मुस्लिम देंगे और चुनाव में खड़े भी मुस्लिम ही होंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके लिए हमने दे दी, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने दे दी उसको। ऐसा हमको देखने को मिला पृथक निर्वाचन क्षेत्र में 1909 में, जिसका भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया। लेकिन दूसरी घटना क्या हुई इसी समय 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया। और दिल्ली दरबार का आयोजन करने वाले कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे भाई? लॉर्ड हार्डिंग। इस दरबार में कौन कौन आए भाई? इस दरबार में जॉर्ज पंचम आया, जो कि ब्रिटेन का सम्राट था, और उनकी रानी मैरी आई। इसी समय दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा भी की गई और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना लिया गया। दिल्ली बनेगी राजधानी भारत की। अगर आपने वो नाटक देखा है मैं दिल्ली हूं, आपको दिल्ली की पूरी कहानी योगिनीपुर से लेकर के और दिल्ली बनने तक की, नई दिल्ली बनने तक की पूरी कहानी आपको देखने को उसमें मिलेगी। दिल्ली बनेगी राजधानी 1912 में। इसके अलावा दिल्ली दरबार हुआ और इसी दौरान लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम भी फेंका गया। बताया था मैंने अभी आपको, रास बिहारी बोस के दो नौकर थे, मंथम विश्वास और बसंत विश्वास, इनके द्वारा इनके ऊपर बम भी फेंका गया लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। तो ये घटना घटी, पहले तो दिल्ली दरबार किया गया, राजधानी परिवर्तन किया गया और साथ में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया। दो घटनाएं और हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं। वो एक तो है कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण, और एक है तोसा मारू कांड। सुनने में जितने कठिन लग रहे हैं उतने कठिन है नहीं। 1913-14 की घटना है, जब विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में प्रारंभ हुआ। इस विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद कनाडा ने
उन सभी भारतीयों के कनाडा में प्रवेश पर रोक लगा दी जो डायरेक्टली भारत से नहीं आ रहे थे, जो कहीं और रुक के आते थे उनको अंदर एंट्री नहीं मिलती थी। गुरुदत्त सिंह नामक एक व्यक्ति ने कामागाटा मारू नामक एक जहाज किराए पर लिया और उसमें 376 यात्री जो विभिन्न जगहों से लिए गए थे, ताइवान वगैरह से थे, उनको बैठा करके ये कनाडा पहुंच गए। कनाडा में इनको घुसने की इजाज़त नहीं मिली। इन्होंने एक शोर कमेटी बनाई वहाँ पे विरोध करने के लिए, लेकिन फिर इनको कनाडा की सीमा से बाहर कर दिया गया। तो वे लौट के भारत पहुंचे तो भारत में बजबज नामक स्थान पर पुलिस और इन यात्रियों की भी झड़प हो गई, जिसमें 24 लोग मारे गए और लगभग 202 लोग जेलों में डाल दिए गए। यही घटना कामागाटा मारू कही जाती है। ये कामागाटा मारू है एक जापानी जहाज था, ये एग्जाम में आएगा। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिस पर बहुत सारे लोग कनाडा जाने का प्रयास कर रहे थे। 376 लोग कनाडा जाने का प्रयास कर रहे थे, जिनको वापस लौटाने की वजह से ये पूरी की पूरी घटना घटी। और दूसरा था तोसा मारू कांड। तोसा मारू कांड एक्चुअल में 1913-14 में अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में भारतीय लोगों के द्वारा बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, क्रांतिकारी संगठन बनाए गए। जैसे लंदन में बनाया गया था इंडिया हाउस, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने बनाया था भाई? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस बनाया गया लंदन में। और इसी इंडिया हाउस में 1908 में रहते हुए अपने प्रवास के दौरान वीर दामोदर सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। पेपर में पूछा गया कि पुस्तक कब लिखी गई थी, किसने लिखी है और इसमें क्या है। इस पुस्तक में ही पहली बार वीडी सावरकर ने 1857 के रिवोल्ट को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। 1908 में लिखी गई है। कहां पर लिखी गई? इंडिया हाउस में रहते हुए लिखी गई है, लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा का था। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंपॉर्टेंस बहुत है। इनके साथ एक महिला भी रहती थी जिन्हें भारत के राष्ट्रवाद या भारत की क्रांतिकारी मां भी कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारिता की जननी इनको हम कहते हैं, यानी मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट जिनको कहा जाता है, नाम है मैडम भीकाजी कामा। एक पारसी महिला थी मैडम भीकाजी कामा। इनके द्वारा 1907 में, थोड़ा पीछे जा रहा हूं, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड, ये कहां पर है भाई? जर्मनी में है। जर्मनी के स्टुटगार्ड में इनके द्वारा तिरंगा पहली बार फहराया गया। पहली बार तिरंगा झंडा फहराने का काम इनके द्वारा ही किया गया। नाम क्या था? मैडम भीकाजी कामा। एक पारसी महिला थी जिनके द्वारा भारत को आजाद दिलाने के लिए संघर्ष किया गया और इसीलिए हमने इनको बोला है मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट, भारतीय क्रांति की जननी हमने इनको कहा है। ठीक है ना? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की ये सहयोगी थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा क्योंकि 1909 में मदनलाल धींगरा जो कि इंडिया हाउस में ही रहते थे, उन्होंने कर्जन वायली की हत्या कर दी। भारत सचिव थे वो, उनकी हत्या कर दी। पार्क में बैठ के आराम चाय पी रहे थे, उसने गोली मार दी। इसलिए इंडिया हाउस के सदस्यों को लंदन छोड़ना पड़ा और ये पहुंच गए सीधे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी बनाई। उस पार्टी को दो लोग प्रमुख थे बनाने वाले। इस पार्टी का नाम था गदर पार्टी, जो कि 1914 में बनाई गई थी। सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे और अजीत सिंह का और लाला हरदयाल का इसे बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था।
गदर पार्टी बनाई गई। इस गदर पार्टी ने एक अखबार भी निकाला, गदर। ये सन्नी देओल वाला गदर नहीं है, गलत मत सोच लेना। गदर पार्टी ने अखबार निकाला, गदर। और उस गदर को कई भाषाओं में निकाला गया, हिंदी में निकाला गया, उर्दू में निकाला गया, पंजाबी में निकाला गया, बंगाली में निकाला गया, पख्तूनी भाषा में निकाला गया, गुजराती में निकाला गया, कई सारी भाषाओं में निकालते थे। वजह क्या थी? कि अपनी भाषाओं का ज्ञान दिखाना चाहते थे? जी नहीं, एक्चुअल में इसमें क्रांतिकारी बातों का उल्लेख होता था और जो भारतीय रह रहे विदेशों में उनको क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ने का इसमें आह्वान होता था। और अंग्रेज इसको पहचान लेने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका ब्रिटेन से जुड़ा हुआ था, तो ये लोग इनको पकड़ ना लें, इनकी बातों को ना पकड़ लें, इसलिए इसकी भाषा बदलते रहते थे ये लोग। 15 दिन बाद कोई और भाषा में आया, अगले 15 दिन कोई और भाषा में आया, अगला कोई और भाषा में आया। पढ़ लो, कैसे पढ़ोगे? अब पहले गुजराती पढ़ो, अगली बार आ गया बंगाली में, फिर बंगाली पढ़ी, अगली बार आ गया उर्दू में, फिर उर्दू पढ़ी, आ गया हिंदी में, फिर आ गया पख्तून में, पख्तूनिस्तान की भाषा, जिसे बहुत ही कम लोग बोलते थे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जहाँ सीमांत गांधी ने एक खुदाई खिदमतगार आंदोलन प्रारंभ किया था। अब्दुल गफ्फार खान, अरे बादशाह खान, बादशाह खान उनको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो गदर पार्टी के सदस्य भारत में गदर करने के लिए, भारत में आंदोलन करने के लिए आ रहे थे एक जहाज में बैठकर, जिसका नाम था तोसामारू। और ये भी एक जहाज, ये भी कैसा जहाज था? ये भी एक जापानी जहाज था। इस जापानी जहाज में बैठ करके इस गदर पार्टी के सदस्य आ रहे थे भारत। तभी सिंगापुर में इस गदर पार्टी के नेताओं ने जोरदार भाषण दिया सेना को। भारत की कुछ सेना सिंगापुर में अपॉइंट थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए वहां दिया भाषण। और उस भाषण से डुंडे खां और चिश्ती खां जैसे सैनिक प्रभावी हुए और उन्होंने आंदोलन कर दिया। यानी यहां इस तोसामारू कांड में गदर पार्टी के सदस्यों ने सिंगापुर में भारतीय सेना को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करवा दिया गया, जोरदार भाषण देकर के। यही घटना तोसामारू कांड कही गई है। तोसामारू भी एक जापानी जहाज था। तोसामारू किसका नाम है? एक जहाज का नाम है जिसका नाम है तोसामारू जहाज। क्लियर है यहां तक की बात है? तो यहां तक की बात हमने की है, अब तक 1914 पे पहुंच गए हैं। अब यहां से नेशनल मूवमेंट का असली चेहरा सामने आएगा, क्योंकि अभी मोहनदास करमचंद गांधी बस भारत में प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे अब इससे आगे की। देखो हुआ क्या, 1914 के बाद दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली घटना तो यह थी कि 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी, तब तक महात्मा नहीं थे, मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका प्रवास से वापस लौट आए। इसलिए हमने 2003 से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया है। 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे और भारत लौटने के लिए उनको आमंत्रण दिया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले उनसे आके मिले थे, कई बार गए थे। ऐसा क्यों हुआ? उसकी कोई वजह थी। और दूसरा एक वजह और थी, 1914-15 में तिलक भी जेल से आ गए वापस, और उनके प्रमुख विरोधी गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता 1915 खत्म होते होते चले गए, तो विदा हो गए, ऊपर चले गए। तिलक के दो विरोधी नहीं रहे, तिलक जेल से आ गए, गांधी जी अफ्रीका से आ गए। अब यहां से नेशनल मूवमेंट का चरित्र बदलेगा। जिन्ना भी सक्रिय होने लगे, जिन्ना भी सक्रिय होने लगे। तो अब यहां से शुरू करते हैं। पहले क्या हुआ? पहले गांधी जी को लेके आए या पहले बाकी घटनाएं देख लें? तो मेरा यह मानना है कि गांधी जी को लाने से पहले हमको 1918 तक की छोटी छोटी घटनाएं और देखनी है। देखिए, पहले हुआ 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के द्वारा 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन की दो विशेषताएं हैं, आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। पहली विशेषता है, इस अधिवेशन में गरम दल जो 1907 में टूट गए थे और नरम दल कांग्रेस वाले
ये दोनों एक हो गए, यानी फिर से एक हो गए। और इन दोनों को एक करने में जो भूमिका निभाई, वो भूमिका निभाई थी दो लोगों ने। एक तो थे तिलक और दूसरी थी एनी बेसेंट। अब ये एनी बेसेंट कौन थी? तिलक तो हमने बहुत देर से सुने हैं कि तिलक एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, चिपलूणकर, जिनके द्वारा केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले गए। केसरी अंग्रेजी में था? नहीं, केसरी मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में था। दो समाचार पत्र थे तिलक के, दो न्यूज़पेपर थे। केसरी की भाषा मराठी हुआ करती थी और मराठा की भाषा अंग्रेजी हुआ करती थी, जिनके द्वारा महाराष्ट्र में आंदोलन चलाया गया कर्ण देने का पहली बार। और इसी आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र की बहुत सारी महिलाओं ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। लोकमान्य कहा उनको, उन्हें बेताज बादशाह कहा जाता है। पत्रकारिता के लिए पहली बार उनको जेल भेजा गया 1882 में। उन्होंने दो उत्सव प्रारंभ किए, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव 1893 और 1895 में। उन्होंने मिस्टर रैंड, प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या को सही ठहराया। उनको 18 महीने की सजा भी हुई, 6 महीने, 18 महीने, 6 साल। वो गर्म दल के सबसे प्रमुख नेता थे, लेकिन कांग्रेस के भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। एक बार भी कांग्रेस का अध्यक्ष इनको नहीं चुना गया। 1918 में इनका नंबर था, इनके नाम की घोषणा हो चुकी थी कि इस बार हम भाई इनको बना लेते, क्योंकि बहुत वृद्ध हो गए थे, अब साल 2 साल में जाने वाले थे। कांग्रेस वाला कि एक बार तो बना दो इसको कम से कम। तो 1918 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना था। कलकत्ता में 1918 में इनको अध्यक्ष बनाया जाना था, लेकिन तभी ये चले गए ब्रिटेन। ये कहाँ चले गए? ब्रिटेन। क्यों चले गए? क्योंकि लंदन टाइम्स के एक अध्यक्ष हुआ करते थे, लंदन टाइम्स के एक पत्रकार थे जिनका नाम था वैलेंटाइन सरोल, जिन्होंने कहा था कि तिलक कौन है? भारतीय शांति का जनक है। अभी जेल में से आए थे, लगा फिर से जेल भिजवाएगा। ये चले गए उस पर केस ठोकने के लिए, मानहानि का केस करने के लिए। और इस मानहानि केस करने के लिए गए, वहां पड़ गए बीमार, और बीमारी से लौटने के बाद तो लौट के आए तो पड़ गए बीमार। पड़ने के बाद 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। एकमात्र कांग्रेस के बड़े नेता जो कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने वो थे बाल गंगाधर तिलक। देखते हैं हम लोग। लेकिन एनी बेसेंट कौन थी, ये भी हमको देखना पड़ेगा एक बार। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का सदस्य बन गई। एक सोसाइटी थी थियोसोफिकल सोसाइटी, जो थियोसोफिस्ट हुआ करते थे उनकी सोसाइटी थी। ये क्या थे? ये भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृति को अच्छा मानते थे। इस थियोसोफिकल सोसाइटी का जन्म हुआ था 1875 में न्यूयॉर्क में। 2 लोगों की वजह से, एक थे कर्नल अल्काट जो अमेरिकी सैनिक थे, और दूसरी थी मैडम ब्लावत्स्की जो रूसी महिला थी। मैडम ब्लावत्स्की रूसी महिला थी और कर्नल अल्काट एक अमेरिकी सैनिक थी। एनी बेसेंट के द्वारा भारत में 2 अखबार भी निकाले गए हैं। एक कॉमनवेल्थ था और एक न्यू इंडिया था। एक आयरिश महिला थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी थी, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, जो पहली महिला थी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली। दूसरी महिला सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। ठीक है सब यहां तक का। अब देखते हैं हम लोग नरम दल और गरम दल दोनों को एक करवाने में तिलक तथा एनी बेसेंट का प्रमुख योगदान रहा। दूसरा है, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग, जो कि कांग्रेस का विरोध करने के लिए ही बनी थी, उस मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हो गया और दोनों ने मिलकर के एक 19 सूत्रीय कार्यक्रम भी घोषित कर दिया।
दोनों के बीच एक समझौता हो गया। पहली बार दोनों पार्टियां एक मंच पर बैठी और इनके बीच समझौता हो गया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की बहुत सारी बातें मान ली और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन को सहयोग करने की बात भी मान ली। इस समझौते को करवाने वाले दो लोग थे। इस समझौते को करवाने वाले दो लोग प्रमुख थे। एक था भाई जिन्ना, जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान का पिताजी, ठीक है। और दूसरे थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों लोगों के प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। हालांकि इसे कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल माना जाता है, क्योंकि उसने मुस्लिम लीग जो कि धर्म पर आधारित पार्टी थी उसको पहली बार बढ़ावा देने का काम यहीं से शुरू हुआ है। ये समझौता हो गया। अब आपसे पूछेगा क्या, एक प्रश्न पूछ सकता है और वो प्रश्न ये होगा कि भाई अब बताइए इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? अंबिका चरण मजूमदार थे। अब आप एक बात तो ध्यान रखिएगा, इस अधिवेशन में पहली बार तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये पहली बार नारा किसने दिया? तिलक ने दिया। और कहां पे दिया? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया। इसी अधिवेशन में तिलक ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की। कांग्रेस की स्थानीय लेवल पर बहुत सारी शाखाएं खोलने की बात की ताकि कांग्रेस के आधार को बढ़ाया जा सके। ये दोनों ही बातें अस्वीकार कर दी गई। आगे चलकर 1921 में दोनों बातें स्वीकार कर ली गई। जब गांधी जी ने इन्हीं प्रस्तावों को दोबारा रखा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई मना करने की। तिलक के समय जो बातें नहीं मानी गई, गांधी ने उन बातों को मनवाया और गांधी जी का प्रभाव इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा देखा जाता है। तो मैंने कहा कि इसी अधिवेशन में पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात मांग की गई और तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए भाई। ठीक है साहब, यहां तक की बात है। अब देखो और क्या हुआ। 1916 के अधिवेशन में ही गांधी जी भी कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस के अधिवेशन का हिस्सा बने थे। गांधी जी जब कांग्रेस के अधिवेशन का हिस्सा थे तभी राजकुमार शुक्ल नामक एक चंपारण के किसान नेता, चंपारण बिहार में एक जगह है, चंपारण के किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो आए, गांधी जी से मिले और गांधी जी को चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति से परिचित कराया और कहा कि अंग्रेजों के द्वारा 3 कट्ठा जमीन पर यानी 3 कठिया पद्धति के तहत अंग्रेजों के द्वारा चंपारण के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता है। कितनी जमीन पर भाई? 3 कट्ठा जमीन पर, 3 कट्ठा जमीन पर जबरदस्ती की जाती है हमसे नील खेती करने के लिए। हम चाहते हैं चावल पैदा करना, धान पैदा करना चाहते हैं हमको नील की खेती करवाई जाती है और बदले में हमको कुछ खास मिलता भी नहीं है। इसलिए आप आकर के चंपारण के किसानों की समस्याओं को दूर कर दीजिए। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन का महत्व भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा है। अब देखो आगे क्या हुआ। इससे आगे 2 बातें और हुई हैं और वो हैं होम रूल आंदोलन। फिर गांधी जी आ जाएंगे, होम रूल आंदोलन। इस होम रूल आंदोलन की घटनाएं कहां से शुरू होती हैं भाई? होम रूल शब्द लिया गया है आयरलैंड से, जिसका अर्थ होता है स्वशासन, हमारा शासन। निचले स्तर पर हमारा शासन, ऊपर के स्तर पर आपका शासन। हमको आपके शासन से कोई दुश्मनी नहीं है, पर नीचे के स्तर पर शासन किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ इस होम रूल आंदोलन के दौरान। पहली घटना, इसमें पहला होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया तिलक ने। अप्रैल 1916 में तिलक ने अपना होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया पूना से। कहां से शुरू किया भाई? पुणे से।
इस होम रूल आंदोलन में तिलक ने एनसी केलकर को सचिव बनाया और जोसेफ बैप्टिस्टा को अध्यक्ष बनाया। जोसेफ बैप्टिस्टा तिलक के होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे और एनसी केलकर इसके सचिव थे। ये होम रूल आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है भाई तिलक का? ये पूना से शुरू हुआ है। और कब शुरू हुआ है? अप्रैल 1916 में। तिलक का होम रूल, तिलक का होम रूल। जो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल प्रारंभ किया है, इसके जो क्षेत्र थे वो क्षेत्र क्या थे? बंबई को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र, बरार, मध्य प्रांत जैसे क्षेत्र थे वो किसके थे? वो तिलक के होम रूल आंदोलन क्षेत्र थे। यानी महाराष्ट्र, बंबई, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार, बंबई को छोड़ करके, बंबई वाला हिस्सा शामिल नहीं था। दूसरा, 1916 में ही सितंबर में एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया और ये प्रारंभ किया इन्होंने मद्रास से। सुब्रमण्यम इसके प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के, होम रूल के। इस मद्रास से प्रारंभ किए गए होम रूल के क्षेत्र थे पूरा दक्षिण भारत और बंबई और पूरा उत्तर भारत। यानी अगर आपसे मैं प्रश्न पूछ लूं कि किसका होम रूल अधिक क्षेत्र में विस्तृत था, तो किसका आएगा? एनी बेसेंट का आएगा। एनी बेसेंट का जो आंदोलन था वो अधिक क्षेत्रों तक विस्तृत था बजाय तिलक के। ये दोनों होम रूल आंदोलन चल रहे थे। 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन होम रूल आंदोलन के दबाव में उन्हें रिहा करना पड़ा और 1917 में ही कलकत्ता में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। अब यहां से आगे का सुनो, आगे क्या हुआ? क्या कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय नेशनल मूवमेंट को भटकाने के उद्देश्य से 1917 में 1917 में घोषणा की गई कि हम भारत को उत्तरदायी शासन देंगे। 1917 में क्या घोषणा की? उत्तरदायी शासन देने की घोषणा की गई। उत्तरदायी शासन देने की घोषणा की गई। अब ये घोषणा क्या थी? इन्होंने कहा कि हम भारतीयों के लिए एक कमेटी बना रहे हैं जो भारतीयों को उत्तरदायी शासन देने पर विचार करेगी। फिर एक एक्ट आएगा, इसी के आधार पर आया है आगे चल करके 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919। इसी उत्तरदायी शासन को देने के लिए जो हमने प्रयास किया उसमें लाया गया मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919, जिसमें मॉन्टेस्क्यू कौन थे? मॉन्टेस्क्यू थे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड कौन थे? ये थे भारत के वायसराय। अभी तो वायसराय और गवर्नर दोनों ही हैं, 19 पे ही हैं, क्योंकि हम जब चले जाएंगे 35 पे तो फिर केवल गवर्नर जनरल रह जाएंगे। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया, रिफॉर्म एक्ट लाया गया। जब जैसे ही 17 में इन्होंने घोषणा की उत्तरदायी शासन देने की, तब ये एनी बेसेंट को लगा कि जो हम मांग रहे हैं होम रूल, वो तो उत्तरदायी शासन ही है। जो हम होम रूल मांग रहे हैं वो उत्तरदायी शासन ही है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हमारा उद्देश्य खत्म हुआ, हमारा आंदोलन बंद है। एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन बंद कर दिया। जैसे ही घोषणा की वैसे ही तिलक का होम रूल भी कुछ खास कर नहीं पाया, क्योंकि तिलक खुद चले गए कहां पे? ब्रिटेन, लंदन चले गए वैलेंटाइंस रोड पर केस करने के लिए, मान आने का। तो वो खुद असफल, मतलब वो खुद छोड़ के चले गए, इन्होंने बंद कर दिया। इसलिए होम रूल आंदोलन भारत से स्टॉप हो गया। जो इसका प्रभाव था वो भी जाता रहा, अंग्रेजों पर जो दबाव बन रहा था वो भी जाता रहा। जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया 1919 में, उसने कुछ खास दिया नहीं। अब मान लीजिए वो भारतीयों के हाथ में झुंझुना बन के रह गया, बस कुछ नहीं दिया। देखो इसने क्या दिया वो आपको बता देता हूं एक बार।
1919 के एक्ट ने हमको क्या दिया क्या नहीं दिया, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन, आपसे प्रश्न पूछेगा प्रांतों से हटा करके केंद्र में द्वैध शासन कब लाया गया, तो 1935, और प्रांतों में कब लाया गया, तो 1919। यानी प्रांतों का द्वैध शासन 1919 में आया था और प्रांतों से रोक करके केंद्र का द्वैध शासन 1935 में आया था। पहला द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन का अर्थ क्या है, पहले जान लो ये शब्द किसने दिया, लियोनिस कर्टियस। लियोनिस कर्टियस के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया, द्वैध शासन शब्द दिया गया। इसके माध्यम से भारत में जो चुनी गई सरकारें आनी थी, क्योंकि 1919 के द्वारा भारत में चुनाव की प्रणाली प्रारंभ की गई, और जो सरकारें चुन के आनी थी प्रांतों में, कुछ शक्तियां उनको देनी थी, इन्हें कहा गया हस्तांतरित शक्तियां, ट्रांसफर्ड पावर्स, और कुछ शक्तियां गवर्नर के पास रहनी थी, उन्हें कहा गया रिजर्व पावर्स। तो दो शक्तियां काम करेंगी मिलकर के, एक वो जो गवर्नर जनरल है उसके पास कुछ पावर्स रिजर्व होंगी, और एक वो जो सरकार चुन के आई है उसके पास कुछ शक्तियां क्या जाएंगी, हस्तांतरित हो जाएंगी, वो ट्रांसफर्ड हो जाएंगी। इसे कहा गया द्वैध शासन। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनीय विधायिका का यहां अर्थ है दो हाउस बनाए गए, एक लोअर और एक अपर। दो हाउसों की स्थापना इसके द्वारा की गई। द्विसदनीय विधायिका इसके द्वारा बनाई गई 1919 के अधिनियम के द्वारा। इसके द्वारा घोषणा की गई कि भारतीय लोगों को उत्तरदायी शासन देंगे, और कब देंगे, जब भारत के लोग इसके लायक हो जाएंगे। और इसके लायक होंगे ये कौन पहचानेगा, कि 10 साल बाद हम एक भेजेंगे कमीशन, 10 वर्ष बाद एक कमीशन भेजेंगे, तो ये देखने का काम करेगा कि भारत के लोग उत्तरदायी शासन के लिए कितने तैयार हैं, ये देखने का काम करेगा। तीसरा, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान इसी में किया गया। भारत में लोक लेखा समिति की स्थापना का प्रयास भी इसी में किया गया। बहुत सारे काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। और मुस्लिमों के अतिरिक्त सिख, पारसी, ईसाई जैसे वर्गों को भी सेपरेट इलेक्टोरल्स देने का काम भी इसी के द्वारा किया गया। जो 1909 में शुरू किया था अंग्रेजों ने, उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया और फैलाया गया। इन सुधारों से भी भारतीय लोग संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस ने इस सुधारों का विरोध किया। इस विरोध से कुछ ज्यादा ही नरम दल वाले लोग जो थे, उदारवादी लोग, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, जिनमें एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल जैसे लोग शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर के नई पार्टी बना ली, भारतीय उदारवादी संघ, नेशनल लिबरल लीग, जो आगे चल करके भारतीय उदारवादी संघ के रूप में फेमस हुई है उदारवादी लोगों द्वारा। क्लियर है। अब यहां तक का हमने देखा 1919 तक का। इसके पीछे आपको दो घटनाएं और बतानी है मुझे। एक तो है रॉलेट एक्ट, जो कि अभी आने वाला है, और एक दूसरा है गांधी जी। तो पहले मैं रॉलेट एक्ट पर बात करूंगा, जलियांवाला बाग पर बात करूंगा, फिर हम लोग गांधी जी पर एक साथ बात करने वाले हैं। हालांकि मैं बता दूं आपको कि गांधी जी पर मैं एक पूरी क्लास लेने वाला हूं 3 घंटे की अलग से। गांधी जी के जीवन से कम 2 से 3 प्रश्न तो हमेशा आते हैं, और बिना गांधी के दुनिया का कोई एग्जाम, मतलब इंडिया में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है पास हो जाए बिना गांधी के। बिना गांधी के एग्जाम पास नहीं होगा। तो गांधी जी पर हम जल्दी ही 2 अक्टूबर आने ही वाला है, आप लोग उस दिन भी उपस्थित रहेंगे ही। तो मैं एक बढ़िया सा आपको क्लास देने वाला हूँ महात्मा गांधी के ऊपर। मेरे प्रिय सब्जेक्ट भी हैं गांधी जी, और मुझे उनको पढ़ना और पढ़ाना दोनों अच्छा भी लगता है, तो आपको भी अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन उससे पहले देखेंगे हम लोग रॉलेट एक्ट।
रॉलेट एक्ट 1917, 1917 में आया रॉलेट एक्ट। इसको पहचानिए, इसमें क्या है देखो भाई। रॉलेट एक्ट को देखते हैं कि रॉलेट एक्ट में क्या है। एक्ट में हुआ क्या कि भारत में बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ गई थी, इसलिए इन सभी की जांच करने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, जो कि 1917 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? आया तो 1919 में है, लेकिन रॉलेट जो कमीशन बना, रॉलेट कमीशन या कमेटी जो कि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में थी, वो बनी 1917 में। इस कमेटी ने सिफारिश दी, सिफारिश 1918 में आई, और उन सिफारिशों के आधार पर हमने आतंकवादी एवं अराजकता विरोधी कानून को पास किया, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अराजकता एवं आतंकवादी विरोधी कानून, यानी भारत में जो अराजकता थी, जो आतंकवाद था, उसको रोकने के लिए एक कानून लाया गया। नाम क्या था उसका? रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में ये प्रस्ताव भारत के लिए पास कर दिया गया। रॉलेट एक्ट में प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट जो है वो किसी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर कैद करवा सकता है, और जो कैद किया गया उसे ना तो कहीं अपील, ना कहीं वकील, और ना कहीं दलील का कोई अधिकार होगा। यानी नो अपील, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। ऐसा कानून जिसमें ना तो भारतीयों को अपील करने का अधिकार है, ना भारतीयों को दलील देने का अधिकार है, ना भारतीयों को कोई वकील करने का अधिकार है। ऐसा कानून, इसीलिए इस कानून को काला कानून भी कहा गया है। इस तरह से तो किसी भी निर्दोष को अंग्रेज पकड़ के जेल में ठूस सकते थे और सड़ता रहे अंदर। गांधी जी ने इस आंदोलन के विरोध में, इस एक्ट के विरोध में आंदोलन का निर्णय लिया। उन्होंने पहले 30 मार्च का दिन निश्चित किया आंदोलन के लिए, लेकिन बाद में इस दिन को 6 अप्रैल निश्चित कर दिया गया। 6 अप्रैल से पहले ही स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रों में आंदोलन हो गया। आंदोलन दौरान भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी, कुछ लोग मारे गए। इसका परिणाम पंजाब में भीड़ का उग्र होना हो गया। पंजाब में भीड़ उग्र हो गई, वहां पर भी हिंसक घटनाएं हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि भीड़ ने कुछ अंग्रेजों को पकड़ के मार दिया। पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर, पंजाब के गवर्नर कौन थे? पंजाब में थे माइकल ओ डायर, ये गवर्नर थे। माइकल ओ डायर ने पंजाब में घोषणा कर दी मार्शल लॉ की। पंजाब में क्या लगा दिया? मार्शल लॉ घोषित कर दिया। मार्शल लॉ का अर्थ होता है सैन्य कानून। इस मार्शल लॉ में ब्रिगेडियर जनरल माइकल आर डायर, जो कौन थे? सैन्य अधिकारी थे, ब्रिगेडियर थे। इनके हाथ में आ गई पूरी सत्ता। इन्होंने आदेश जारी कर दिया, धारा 144 लागू कर दी कि भाई अब एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और पंजाब के प्रमुख नेता, जिनमें 2 नेता प्रमुख थे, और वो थे भाई, एक थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे कौन थे? पंजाब के 2 नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और डाल दिया गया जेल में। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में
आंदोलन शुरू हो गया। पंजाब के लोगों ने अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई। अब देखो इससे पहले क्या हुआ, 6 अप्रैल को गांधी जी आंदोलन करने वाले थे और वो ट्रेन में बैठ करके दिल्ली आ रहे थे। दिल्ली होते हुए पंजाब जाना था उन्हें, लेकिन दिल्ली से पहले पलवल में उनकी ट्रेन रोकी गई। उन्हें बंबई जाने वाली ट्रेन में बैठाया गया और सीधे वापस मुंबई भेज दिया गया। तो गांधी जी पहुंच नहीं पाए, भीड़ और उग्र हो रही थी और दोनों नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ऐसे में 13 अप्रैल को भीड़ ने शांतिपूर्वक मार्च और शांतिपूर्वक सभा करने का प्लान किया पंजाब के लोगों ने। और ये शांतिपूर्वक सभा कहाँ होनी थी? ये होनी थी भाई शांतिपूर्वक सभा जलियांवाला में, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में यह सभा होनी थी। इस सभा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। शाम को 4:30 से 5 बजे के आसपास आर डायर सेना की टुकड़ी लेकर के पहुंचा। बाग का एक ही गेट था, जो सभा स्थल था एक ही गेट था, उस पर ये लोग आके खड़े हो गए और दीवारों की ऊंचाई फांदने लायक नहीं थी, उस पर लोग चढ़ नहीं सकते थे। 10-12 फीट ऊंची दीवारें थी। ऐसे में बिना किसी पूर्व चेतावनी के आर डायर ने भीड़ के ऊपर गोलियां चलवाना शुरू कर दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन मरने वालों की संख्या 1100 से भी ज़्यादा थी और घायल होने वालों की संख्या 3000 से ज़्यादा थी। कहा जाता है कि मरने और घायल होने वालों को कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, क्योंकि लोग डर की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। 2 दिन तक, 1.5 से 2 दिन तक घायल लोग कराहते रहे, उसमें पड़े पड़े, और बहुत सारे लोग इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें कोई सहायता नहीं पहुंच सकी जलियांवाला बाग में, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई पानी पिलाने तक की। यह घटना इतनी भयंकर थी, इतनी भयावह घटना थी, जिसको भारतीय इतिहास में नरसंहार का नाम दिया गया है। आर.एन. टैगोर जैसे लोगों ने अपनी नाइट की उपाधि छोड़ दी और कहा कि ऐसे समय जब भारतीय लोगों के साथ इतना दुर्दांत कार्य किया गया, मुझे इन उपाधियों की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने देश के लोगों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। शंकर नायर ने अपनी सर शंकरन नायर थे वो, उन्होंने अपनी सर की उपाधि छोड़ दी। गांधी जी ने कहा कि इससे ज्यादा मजबूर भारत के लोग इससे पहले कभी नहीं हुए। ये भारत के लिए सबसे भयावह घटना है। गांधी जेल में थे। गांधी जी खुद इस बात से इतने ज्यादा परेशान हुए कि उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे, कहें क्या। बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई। देखो लीपापोती कैसी होती है, जिसमें 5 सदस्य अंग्रेज थे, 3 सदस्य भारतीय थे। कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। ये हंटर अलग है भाई, वो कमेटी अलग थी, ये कमेटी अलग है। हंटर कमेटी बनाई। इस हंटर कमेटी ने लीपापोती कर दी पूरी की पूरी घटना पे। कहा कि ये घटना कोई सोच समझी घटना नहीं थी, ये तो अचानक से हो गया। ब्रिटिश संसद में भी आर डायर को ब्रिटेन का शेर कहा गया। निहत्ते लोगों पर गोली चलाने वाला शेर, ब्रिटेन का शेर कहा गया उसको, कि ब्रिटेन का शेर है। और बहुत सारे लोगों ने, ब्रिटेन के कंजर्वेटिव लोगों ने, चरमपंथी लोगों ने उसके लिए 50,000 पाउंड इकट्ठे कर लिए आर डायर के लिए। कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई जांच के लिए, और कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई उसका नाम था तहकीकात कमेटी। इस तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। एग्जाम में पूछा जाएगा। मदन मोहन मालवीय इस तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे। यह कमेटी बनाई गई, इसमें गांधी जी भी शामिल थे। इस कमेटी ने पूरा का पूरा दोष
आर डायर और माइकल ओ डायर दोनों पर सौंप दिया। कहा कि इसकी घटना ये सोची समझी साजिश थी, लोगों को बचने का समय नहीं दिया, ये नरसंहार से कम नहीं है। लेकिन इस कमेटी की सिफारिशों पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये पूरी की पूरी घटनाएं गांधी जी के इस विचार को लाने में सहायक हुई। अंग्रेज शैतान हैं, वो ऐसे मानने वाले हैं नहीं। अब हम लोग चलेंगे गांधी जी के आंदोलनों पर। मैं गांधी जी के आंदोलनों को शुरुआत करूंगा। देखो हुआ क्या। वैसे तो मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन तो देते हुए चलूंगा गांधी जी का, लेकिन गांधी जी के जो आंदोलन है उन्हीं पर हमारा फोकस रहेगा। गांधी जी के जीवन पर इतना बड़ा हमारा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए अलग से एक क्लास मैंने आपसे बोला हुआ है। आज देखते हैं हम लोग। देखो, गांधी जी का जन्म हुआ 1869 में पोरबंदर के पास। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी राजकोट में हुई, पोरबंदर में हुई। पढ़ने के लिए चले गए लंदन बैरिस्ट्री करने के लिए, और बैरिस्ट्री करके जब वापस लौट के आए तो राजकोट और बम्बई में वकालत करना शुरू किया। वहाँ फेल हो गए वकालत में, कुछ खास कर नहीं पाए। उनके एक पारिवारिक मित्र थे दादा अब्दुल्ला, जिन्होंने गांधी जी को कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो अफ्रीका, और मेरे व्यापार में जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते रहना। जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते रहना, चलो मेरे साथ। गांधी चले गए अफ्रीका। अफ्रीका में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। अफ्रीका में तो बहुत सारे देश हैं, मैं दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ, वो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, डरबन टू प्रिटोरिया। बीच में एक रेलवे स्टेशन आता था, नाम था मॉरिट्सबर्ग। गांधी जी बाकायदा रिजर्वेशन कराए स्लीपर क्लास का, और आराम से बैठ गए यार तो स्लीपर में। तभी अंग्रेज आए, यहाँ कैसे बैठे हो? क्योंकि अफ्रीका में स्लीपर क्लास में किसी भी हाल में भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी, ना ही एशियाई लोगों को, ना ही अफ्रीकन लोगों को, कि अंग्रेज लोग ही सफ़र कर सकते थे। यहाँ कैसे बैठे, बाहर निकलो। गंदे का मेरे पास टिकट है महोदय, श्रीमान टिकट है मेरे पास, मैं टिकट लेकर बैठा हूँ। कि टिकट है तो क्या हुआ, ये तुम्हारी जगह थोड़ी है, ब्लैक डॉग कहीं का, बाहर निकलो। और मॉरिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको धक्का मार करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। गांधी जी के जीवन में ये घटना परिवर्तनकारी सिद्ध हुई। उनको लगा कि मैं ब्रिटेन पढ़ के आया, लंदन पढ़ के आया, मैंने बैरिस्ट्री पास की, अंग्रेजों के साथ खाया पिया बैठा, अंग्रेजी बोलता भी हूँ, फिर भी मेरे साथ भी इन्होंने नस्लवादी व्यवहार किया है। तो ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके साथ इनका व्यवहार कैसा होता होगा। उन्होंने नस्लवाद को समाप्त करने के लिए अफ्रीका में आंदोलन प्रारंभ कर दिया और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर डाली। नटाल में एक जगह है जोहान्सबर्ग के पास, नटाल, वहां पर उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर डाली। कालैंड बाग की सहायता से मिलकर के उन्होंने वहीं पर फिनिक्स आश्रम भी बनाया अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, और नस्लवाद के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन प्रारंभ कर दिए। वहीं पर उन्होंने एक अखबार भी निकाला, यंग इंडिया, अफ्रीका में ही। और अफ्रीका में ही 1906 में गांधी जी को पहली बार अनशन करना पड़ा, सत्याग्रह करना पड़ा। गांधी जी ने अपने जीवन में कुल 17 टाइम्स अनशन किया है। 2 बार अफ्रीका में किया था, बाकी 15 भारत में किया था। अफ्रीका में पहला अनशन किया 1906 में, और सत्याग्रह के प्रयोग जो उन्होंने किए पहली बार अफ्रीका में ही किए, दक्षिण अफ्रीका में। उनके प्रयासों से नस्लवादी नीतियां अफ्रीका में समाप्त हो गई। लेकिन गांधी जी की बहुत सारी प्रसिद्धि भारत तक पहुंच गई। भारत के कुछ नेता गांधी से मिलने जाने लगे। इमाम अली गांधी जी के प्रमुख सहयोगी हुआ करते थे, वहां कालैंड बाग भी प्रमुख सहयोगी हुआ करते थे। एक मीरा बहन थी जो ब्रिटिश लेडी थी, वो भी गांधी जी के प्रमुख सहयोगी हुआ करते थे। गांधी जी
को भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो नस्लवादी नीतियां थी वो समाप्त कर दी गई थी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। जब गांधी जी भारत आए तो बड़ी घटना आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कमाल की घटना है। गांधी जी के बारे में बड़ा हल्ला था भारत में, गांधी गांधी हो रहा था बहुत जोर से। लेकिन जब गांधी जी जहाज से उतरे तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ना तो उनका पहनावा बहुत विशेष था, ना उनका रंग रूप बहुत विशेष था, ना उनका चाल ढाल बोलचाल कुछ विशेष था। और यहाँ भारत में कैसे लोग थे जो ब्रिटेन पढ़ के आए थे, ब्रिटिश बन के आए थे पूरी तरह, जवाहरलाल नेहरू तरह, यहाँ तक का पूरा कोट, यहाँ एक गुलाब का फूल, पूरी तरह एकदम ब्रिटिश की तरह रहते थे। उनको लगा कि ये है गांधी, ये दिलवाएगा आज़ादी। बड़ा आश्चर्य से देखा उन्होंने। और गांधी जी ने कुछ बात भी नहीं की किसी से कुछ खास, बस आए, हलवाई हुई और चले गए बैठ के गाड़ी में। क्यों? कि गांधी जी इस दिखावे में विश्वास नहीं करते थे जो लोग कर रहे थे भारत में। भारत में तो अजीब परंपराएं थी। जब कोई कांग्रेसी आता कांग्रेस के मंच पर भाषण देने के लिए, तो वो जोरदार सा भाषण देता, और भाषण देने के बाद जो ताली बज जाती तो ऐसे जाके बैठता, फिर पता नहीं कौन जंग जीत गया जाए। गांधी जी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे। सामने जनता बैठी होती, जब वो मंच में बैठे लोग ताली बजाते थे तो जनता भी ताली बजा देती। पता नहीं क्या बात, अब पता नहीं किसने क्या बोला है, जनता को कुछ नहीं पता है, सामने नीचे लोग बैठे होते थे। लेकिन गांधी जी ने एक्चुअल में कांग्रेस को जन कांग्रेस बना दिया। गांधी जी ने दिखावे की राजनीति को पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एक नई राजनीति को जन्म दिया। वो जन आंदोलन थे, जिसमें महिलाएं शामिल थी, जिसमें दलित शामिल थे, जिसमें जनजातियां शामिल थी, जिसमें किसान शामिल थे, मजदूर शामिल थे, व्यापारी शामिल थे, वकील शामिल थे, विद्यार्थी शामिल थे। हर वर्ग को जोड़ने का काम किया गांधी ने, और उसकी वजह थी अहिंसा। अहिंसा एक ऐसा मुद्दा था जिसने महिलाओं को शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अब तक के आंदोलनों में अहिंसा की गारंटी नहीं थी, गांधी ने पहली बार अहिंसा की गारंटी दी। यूपीएससी तो पूछता भी है कि गांधी जी की अहिंसा की रणनीति महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए कैसे प्रभावित की, आपको बताना है। गांधी के आंदोलनों की बहुत बड़ी रणनीति अहिंसा थी। उनकी अपनी रणनीति थी, उनके अपने विचार थे, उनका प्रभाव आंदोलन में बहुत गहरे स्तर पर जाके पड़ा है। ठीक है, गांधी जी के बारे में मैं सेकंड पार्ट में बात करूंगा अभी, ठीक है ना। मिलता हूं अगली बार।